हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 3 और उसमें से पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स। चलिए फिर से वही जोश और वही अंदाज के साथ मैं इस चैप्टर को कंटिन्यूअस ले रहा हूं ताकि आप लोगों का जो है सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाए। ठीक है, तो चलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम पढ़ते हैं, पूरा इजी वे में पढ़ेंगे। हाँ, कोई रिलैक्स में रहिए। चलिए तो लिखेंगे कि कोई भी एटम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो लिखेंगे एन एटम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ऐसे लिखेंगे एक्स, यहां लिखेंगे जेड, यहां लिखेंगे ए। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं क्या है ये। देखो कोई भी एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ऐसे करता हूं एक्स, यहां लिखता हूं जेड, यहां लिखता हूं ए। अब यहाँ ए जो है आपका वो है मास नंबर, इसको क्या बोल सकते हैं, मास नंबर। ठीक है, और जेड आपका जो है वो क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। और ये क्या है, सिंबल ऑफ एलिमेंट या सिंबल ऑफ एटम। सिंबल ऑफ एटम। ठीक है, इस तरह से हुआ। कुछ और बातें हैं, जैसे देखिए यहाँ हम लोगों को कुछ नोट पॉइंट पढ़ना है, तो पढ़ना है कि एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर जो होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन का इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, पहली बात। दूसरा जो होता है, यहाँ क्या लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन। ये पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमको पता है, ये वाला भी है, इसको दिमाग में रखिए क्योंकि आगे जाके यूज होगा। ठीक है, इसीलिए मैं लिख रहा हूं इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ तीसरा पॉइंट जो है आपका लिए कि मास नंबर कैसे निकालते हैं, मास नंबर या फिर एटॉमिक नंबर, है ना। एटॉमिक नंबर में एटॉमिक मास हुई, मास नंबर को हम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। इसको लिखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम को क्या बोलते हैं, मास नंबर कहते हैं। अगर मास नंबर को मैं ये से डिनोट करता हूं, मतलब एटॉमिक मास को, और इसको क्या करता हूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहने दूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो यहाँ अरे नंबर ऑफ प्रोटॉन को मैं लिखता हूं ऐसे, इसको जेड से लिखता हूं, क्या करता हूं, जेड से लिखता हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड यानी ए माइनस जेड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है कि नहीं। मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जहां रहेगा तो वहां मैं क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस जेड। ए मीन्स क्या होता है, एटॉमिक मास, और जेड मीन्स होता है एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि यहाँ दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ये नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। ये नो नहीं है, ये क्या है, नंबर है। क्योंकि जब हम लोग क्या करते थे, टेम्परेचर को बहुत लंबा जैसे लिखना पड़ता है, तो टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, टेम डॉट लिखता हूं। उसी प्रकार से एनओ नो नहीं है, वो नंबर को एनओ से लिखते हैं। ठीक है, चलिए इसका आप पहला फटाफट स्क्रीनशॉट भेजिए, ले लिए, चले आगे। चलिए चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूं ताकि मैं क्या करूं, अच्छा तरह से कुछ बातें पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे आइसोटॉप्स। ठीक है, आइसोटॉप क्या होता है, तो लिखेंगे आइसोटॉप isotopes are the atoms of given element, given
एलिमेंट है ना, विच हैव सेम नंबर ऑफ विच हैव सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट mass number, different mass number is called isotopes. उसे क्या कहूंगा, आइसोटॉप कहूंगा। यानी एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर डिफरेंट होगा तो उसको क्या कहूंगा, आइसोटॉप कहूंगा। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं तुरंत। ठीक है, इसमें कुछ चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल्स मान लो कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप हैं, 3 टाइप। यहाँ एटॉमिक नंबर कितना होता है, सबका 1 1 होता है। इसका मास नंबर 1 होता है, इसका 2, इसका 3। तो इसका नाम क्या होता है, प्रोटियम, PRO, प्रोटियम होता है। इसका नाम ड्यूटेरियम होता है। इसका नाम ट्रिटियम होता है। तो पता चला कि हाइड्रोजन के कितने होते हैं, 3 आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक है, और देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स और है। एग्जांपल नंबर 1 हुआ, एग्जांपल नंबर 2 जैसे क्लोरीन, पॉपुलर क्लोरीन हो गया, इसका 17, यहाँ 35, और क्लोरीन यहाँ 17 और यहाँ 37। ठीक है, ये देखिए ये जो है नेचर में ज्यादातर पाया जाता है। ठीक है, और ये नेचर में थोड़ा कम पाया जाता है। ये जो नेचर में आपका 25% मिलता है और ये जो है आपका 75% नेचर में मिलता है। ठीक है, ये बातें हैं, इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चले आगे, मतलब समझ में आना चाहिए। यानी देखो एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। समझ में आ गया, चलिए अब चलिए मैं थोड़ा वैसा बार नहीं पढ़ूंगा, उसके बाद कुछ पॉइंट्स इसमें बातें हैं। कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं। थर्ड का एग्जांपल लीजिए, आप थर्ड ले सकते हैं। आपके पास कार्बन होगा, ठीक है, यहाँ इसका 6 होता है, इसका मास नंबर 14 भी होता है, कुछ कुछ कार्बन। ठीक है, एंड नाइट्रोजन देखिए 7 होता है, इसका भी 14 होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। ठीक है, ये 3 एग्जांपल हुआ। इसमें कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोटॉप्स हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज एंड but different number of न्यूट्रॉन्स। यानी न्यूट्रॉन्स अलग अलग होता है, मतलब डिफरेंट होता है। इसमें और इसमें कहीं न्यूट्रॉन निकाला जाए तो अलग अलग होगा, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज को मैंने बोलता हूं एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो उसी को न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ अगर कहीं नहीं देखा जाए, जैसे मैं हाइड्रोजन का ही निकालता हूँ, H यहाँ 1, यहाँ हाइड्रोजन का 1, यहाँ 2, यहाँ H, यहाँ 1 और 3, सबका निकाला हूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, अभी मैंने पढ़ा था फॉर्मूला। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो होता है A-Z। अभी मैं तुरंत पढ़ा हूँ भाई। तो A-Z है, अगर A कितना होता है 1, माइनस कितना हो गया Z1, यानी कितना हुआ कैलकुलेट करके 0, इसका न्यूट्रॉन कितना हुआ 0। अगर यहाँ मैं कैलकुलेट करूं A-Z करके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से निकलेगा, है ना, तो A कितना हो जाएगा भाई, मास नंबर कितना हुआ 2, माइनस कितना हो गया 1, यानी मेरे भाई यहाँ कितना आ गया 1। अगर मैं यहाँ कैलकुलेट करूं A-Z करके, A-Z, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 माइनस यहाँ 1, यानी कितना हो गया भाई। यहाँ देख रहे हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज क्या है, सेम है कि नहीं। तो इस तरह से आपका
आइसोटॉप का कुछ बातें और बचा हुआ है, उसको इसको लिखते हैं, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, चले आगे, चलिए, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट। चलिए, इसका कुछ बातें हैं यहाँ, तो भैया फर्स्ट पॉइंट आपके पास कितना होगा, यानी आइसोटॉप have same chemical properties but different फिजिकल। अगर नहीं समझ में आता है मेरे दोस्त तो कमेंट में जरूर कमेंट करें, ताकि मुझे भी पता चल सके कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो प्रॉपर में नहीं पढ़ा रहा हूं। अगर समझ में आता है तो अपने दोस्तों को के पास शेयर भी कीजिए, ताकि उनको भी बेनिफिट्स मिल सके, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट है कि आइसोटॉप के पास क्या होता है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होता है बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हुआ आइसोटॉप का। आइसोटॉप सेकेंड का देखो, देखेंगे आइसोटॉप, सर आइसोटॉप डू नॉट हैव सेम E बाई मास रेशियो। क्यों होगा E बाई मास रेशियो सेम नहीं होगा, डू नॉट हैव सेम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि E बाई मास यानी क्या होगा, ये तो सेम होगा सब एटम्स में क्योंकि चार्ज है, ठीक है, और ये क्या होगा, ये मास है। यहाँ यहाँ क्या होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है ना, इसीलिए E बाई मास रेशियो क्या होगा, आइसोटॉप में अलग अलग होगा। जैसे मान लो हाइड्रोजन का ही अभी देखा भाई, 1 यहाँ 1 होता है, यहाँ कितना होता है 1, यहाँ 2 होता है, यहाँ 1, यहाँ कितना होता है 3 होता है। तो भाई देखो यहाँ मास नंबर क्या हो रहा है, डिफर कर रहा है, क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है, इसीलिए आइसोटॉप में E बाई मास रेशियो सेम नहीं होगा, ठीक है। चलिए, थर्ड जो इसका पॉइंट हो गया, आइसोटॉप में लिखेंगे आइसोटॉप्स डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, उसका डिफर होता है, जो अभी हम लोग तुरंत देखे है कि नहीं। चलिए, इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, चले आगे, चलिए, ये सब जो बातें हैं इसको मैं खत्म कर देता हूं। चलिए, ये नहीं पढ़ूंगा, आई पढ़ूंगा ये आइसोबार्स। अब हम लोग आइसोबार की ओर चल पड़े, ठीक है। तो चलिए लिखेंगे इसका डेफिनेशन, है ना। देखिए मैं सारा कुछ लिख रहा हूं, तो आप लोग भी क्या कीजिए, मुझे फास्ट कीजिए और पूरा फटाफट लिखिए, ठीक है। ये सब थोड़ा इजी वे में है, मैं धीरे धीरे आगे लेके चलूंगा, और साथ साथ आपको नीट और जेई का क्वेश्चन मैं जरूर डालूंगा। एक सेपरेट वीडियो रहेगा, जो क्या होगा, ये पढ़ाने के बाद आपका नीट और जेई का क्वेश्चन जरूर आएगा, और बहुत बड़ा लेक्चर रहेगा, आप उसको जरूर विजिट कीजिए। और इसका शॉर्ट नोट मैंने बनाया है, जाके प्लेलिस्ट में जरूर ढूंढिए, ठीक है, आपको मिलेगा कि कैसे आकर शॉर्ट नोट इसका बनाए। मैं बहुत कम समय में मैंने एक शॉर्ट नोट बनाया हूं, उसको आप जरूर रिवीजन कीजिए, उसको जरूर देखिए, ठीक है। चलिए, चलिए हम लोग पढ़ते हैं आइसोबार। दोस्त आइसोबार क्या है, तो लिखेंगे आइसोबार आर द एटम्स of different element which have same number of atomic mass क्या होगा, सेम होगा, but different in atomic number is called isobars, ठीक है। यानी क्या होगा, एटॉमिक मास सेम होगा और डिफरेंट क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। मैं आपको एग्जांपल जरूर दूंगा।
लेकिन उससे पहले कुछ और बातें हैं, थोड़ा लिख लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल जाएंगे, ठीक है। चलो बोलेंगे आइसो, दे हैव, लिखेंगे दे डू नॉट ऐसे लिखिए, दे आर लिखिए, ठीक है। दे आर नॉट सेम number of electron, proton, neutron, ठीक है, न्यूट्रॉन्स, ये सभी सेम नहीं होता है। क्या होगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सेम होता है, बट द सम ऑफ, अरे भाई क्या लिखा मैं, बट सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स रिमेन्स सेम, मतलब इसका दोनों का सम क्या होता है, सेम होता है। ये क्या कहता है, आइसोबार का खासियत है, ठीक है। तो एक पॉइंट और है कि इसमें से आइसोबार में डू नॉट हैव सेम केमिकल फार्मूला एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं होता है, इसको भी यही बात लिख देते हैं, तो मैं लिखा होगा, है ना। चलिए देखते हैं इसको, पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, चलिए इसका कुछ एग्जांपल अभी मुझको देखना है, चलिए देख लेता हूं क्या है यार। एग्जाम्पल देखिए यहाँ क्या है, तो एग्जाम्पल देखिए भाई, यहाँ हाइड्रोजन है तो एटॉमिक नंबर क्या है, डिफर है, मास नंबर क्या हो गया, सेम हो गया, ये क्या हो गया, आइसोबार हो गया, ठीक है। ये क्या होगा, एटॉमिक नंबर डिफर हो गया, मास नंबर सेम हो गया, ये क्या होगा, आइसोबार हो गया। देखिए डिफर हो गया, ये क्या हो गया, सेम हो गया, आइसोबार हो गया। ये क्या हो गया, उसी तरह से देखो, ये डिफरेंट है, ये सेम है, आइसोबार हो गया। देखिए आइसोबार डू नॉट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो मैंने अभी बातें बताया मैं यहाँ लिख के रखा हूँ, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आप इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, चले आगे, चलिए मैं इन लोग को हटा ही डालता हूँ तो अच्छा रहता है ना ये सब। चलिए अब यहाँ देखिए आपके पास ये क्या है, ओहो आइसोडाइफर कर दिया, आइसोडाइफर, चलिए पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आइसोडाइफर। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, आइसोडाइफर, तो लिखेंगे आइसोडाइफर क्या होता है, लिखेंगे दे आर द एटम्स, दे आर द एटम्स ऑफ द different element which have same number of which have same difference, ऐसे लिखना है, डिफरेंस ऑफ किसका, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड आइसोडाइफर। उसको क्या कहूंगा, आइसोडाइफर कहूंगा। जैसे देखिए यहां क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपका क्या होगा, सेम होगा हमेशा, मतलब जो भी निकालेंगे इसमें सेम होगा, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन को मैंने अभी पढ़ाया a माइनस जेड, अरे पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, इसको बार बार क्यों करूं, माइनस, यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन को जेड, यानी क्या होगा, सेम होना चाहिए, यानी इसको करें सॉल्व तो क्या होगा, a माइनस जेड इज इक्वल टू सेम। अगर फिर से लिखें तो क्या होगा, a माइनस 2z इज इक्वल टू क्या आएगा, सेम आएगा। अगर ये वाला जो है लिखा हुआ फॉर्मूला अगर सेम आ जाता है तो उस एलिमेंट को मैं क्या कहूंगा,
आइसोडाइफर का होता है। बात समझ में आ गया? चले चलिए इसका आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए? चले चलिए चलिए एग्जाम्पल्स यहाँ मैं लिखा हूँ उसको देख लेता हूँ। यहाँ मेरे पास एग्जाम्पल्स आइसोडाइफर का, जैसे एग्जाम्पल निकालिए a माइनस जेड, a माइनस 2z, ठीक है। यहाँ भी निकालिए क्या, a माइनस यहाँ 2z, यहाँ निकालना है, सॉल्व करना है। यहाँ कितना है, एटॉमिक मास 11 माइनस यहाँ 2 इंटू कितना हो गया 5, यानी कितना हो गया सॉल्व करने पर 10 माइनस नहीं सॉरी 11 माइनस कितना हो जाएगा 10, यानी दैट मीन्स इसका सॉल्व करने पर 1। यहाँ कितना आएगा, यहाँ 13 माइनस यहाँ 2 इंटू 6, यानी कितना होगा 13 माइनस 12, यानी कितना हो जाएगा 1, कितना होगा 1, ठीक है। तो इस दोनों आपस में स्पीशीज क्या होगा, दोनों आपका ये टर्म आइसोडाइफर का है, कोई दिक्कत नहीं है क्या, नहीं होगा यार। पढ़ाई कीजिए भैया, ज्यादा रील नहीं देखा कीजिए, ज्यादा रील देखेंगे तो आपका आंख भी खराब होगा और साथ ही साथ आपको आपका एक गोल अचीव नहीं हो पाएगा। अगर गोल अचीव नहीं होगा तो बेरोजगार रह जाएंगे। तो इसीलिए आप फोकस कीजिए अपने गोल पे। अगर गोल पर फोकस करेंगे तो आपके जो घर के लोग जो अगल बगल हैं, आपके साथ जो रिश्तेदार हैं, वो ताना मारना छोड़ देंगे। तो इसीलिए थोड़ा आप मेहनत कीजिए। अभी देखिए, अभी जो मेहनत करेगा उसको कहीं ना कभी उसको सफल जरूर मिलेगा। तो इसीलिए अपने गोल पे फोकस कीजिए मेरे दोस्त। अगर फोकस करते हैं तो आपका जो रास्ता है वो क्लियर होता जाएगा। जब मैं भी पढ़ाई कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैं थक चुका हूँ, परेशान मतलब बहुत दिक्कत हो रहा था। मैंने कहा छोड़ दूं, क्या करूं नहीं करूं। आज मैंने पढ़ा तो आज दुर्भाग्यवश कहिए या मेहनत का उसका जो फल जो है सही मायने में मुझे फल का मीठा होता है, ठीक है। सब्र का फल मीठा होता है और साथ में मैंने मेहनत किया और उसका फल जरूर मिला। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग भी कीजिए, मेहनत कीजिए और बहुत आगे है इस फील्ड में। बहुत मतलब क्या है, पैसा मनी है, ठीक है। बहुत मजेदार भी है, बहुत इज्जत है। हर एक लोग इज्जत देते हैं, थोड़ा रेस्पेक्ट से बातें करते हैं, चाहे आप जैसा भी रूप में आप रहे लेकिन थोड़ा रेस्पेक्ट देते हैं। तो वही बात है, मेहनत कीजिए, यही मैं कहता हूँ। कुछ नहीं, कोई नो मोटिवेशन, मैं मोटिवेशन किसी को नहीं करता हूँ। मैं खुद कहता हूँ कि भाई पढ़ो, कोई मोटिवेशन नहीं है। जिसको मोटिवेशन लगता है कि मोटिवेशन आना चाहिए तो एक बांस लाइए और मारिए एक बांस माथा पे, माथा फट जाए, वैसा वही मोटिवेशन मेरा है। नहीं यार, ऐसा नहीं करने का, भाई मजाक कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। चलो चलिए यहाँ भी देखिए, चेक करता हूँ a माइनस यहाँ 2z, यानी क्या होगा, यहाँ 15 माइनस यानी 2 इंटू 7, यानी दैट मीन्स यहाँ कितना आएगा 15 माइनस यहाँ 14, यानी मेरे दोस्त मेरे भाई यहाँ कितना आ जाएगा 1। देखिए आराम से बनाइए, a माइनस यहाँ 2z, यानी क्या होगा यहाँ 19 माइनस यहाँ 2 इंटू 9 आएगा, यानी यहाँ 19 माइनस यहाँ 18 आएगा। दैट मीन्स यहाँ क्या आएगा 1। तो ये दोनों आपस में स्पीशीज क्या कहलाएगा, आइसोडाइफर, मतलब चारों आपका आइसोडाइफर है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग बना लेंगे। a माइनस जेड, a माइनस 2z, यहाँ भी a माइनस यहाँ 2z और यहाँ भी a माइनस 2z। फार्मूला लगाइए दबा के। चलिए यहाँ देखो, यहाँ कितना हुआ 15 माइनस यहाँ 2 इंटू यहाँ 7, यहाँ देखो 15 माइनस 14, यानी कितना हो गया 1। यहाँ कितना हो गया 30 माइनस यहाँ 2 इंटू 14, नहीं 15 होगा ना यार, 15, यानी क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 1, सॉरी यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ नहीं लिखेंगे तो एक और यहाँ लेते हैं 31 माइनस 30, यानी डायरेक्ट मीन्स यहाँ लिखना है आपको 1। क्लियर हो गया, चले आगे। नहीं कहाँ चलेंगे, अभी तो पूरा बचा हुआ है यार। आदत हो जाता है ना। यहाँ 39 माइनस यहाँ 2 इंटू 90, यानी कितना होगा मेरे दोस्त, यहाँ 39 माइनस 30। आप लोग भी थोड़ा पेन पेपर और कुछ बुक्स भी लेके आप आराम से फटाफट लिखा कीजिए, ठीक है।
बुक्स को देखिए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उसको भी देखा कीजिए। और एकदम नोट्स नीचे में बिस्तर में घुस के मत पढ़िए, ठीक है, मतलब नहीं मतलब घुस के पढ़ना है, आराम से टेबल पे या चेयर पे आप बैठ के बैठिए, ठीक है, पढ़ा के टेबल और चेयर पे बैठ के आराम से लिखिए कीजिए, तो अच्छा रहेगा, समझ में आएगा। तो ये सभी जो स्पेसिस है सब क्या है, आइसोडाइफर्स है, ठीक है। तो इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, चले आगे, चले, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और या फिर आइसोटोनिक्स। इसका सभी नाम एक ही चीज है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। तो लिखेंगे दे आर द atoms of different elements, different element which have same number of neutron is called isotons। इसको क्या कहेंगे, जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा। यहां देखो न्यूट्रॉन्स, टॉनिक्स लिखा है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, अरे आइसो इलेक्ट्रॉनिक लिख दिया मैंने, आइसोटोनिक्स होता क्या होता है यार, आइसोटोनिक होता है यहाँ, आइसोटोनिक्स, आइसोटोनिक स्पेसिस, आइसोटोनिक तो लिखा हुआ है यार, तो आइसो न्यूट्रॉनिक स्पेसिस होगा, क्या होगा, आइसो न्यूट्रॉनिक, तो न्यूट्रॉनिक्स, आइसो न्यूट्रॉनिक स्पेसिस, ठीक है। तो ये बड़ी बात है। अब देखिए इसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालिए इसी टर्म्स में। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए मैं फॉर्मूला दिया था क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मैं निकाला था क्या, ए माइनस जेड, यानी यहां से निकालू ए माइनस जेड और यहां से निकालू, दोनों बात बराबर आना चाहिए, यानी 3 माइनस यहाँ 1, यानी कितना आ गया मेरे दोस्त मेरे भाई 2, यहाँ कितना आएगा 4 माइनस यहाँ 2, यानी कितना आ गया 2। तो दोनों आपस में क्या होगा, आइसोटोन्स होगा या फिर आइसो इलेक्ट्रॉन्स होगा या फिर आइसो न्यूट्रॉनिक स्पेस होगा, बस समझ। चलिए तो ये दोनों आपस में क्या ऐसे आइसोटोन। अब यहाँ करूंगा ए माइनस यहाँ जेड, यहाँ भी निकालता हूँ ए माइनस जेड, यहाँ कितना होता है मेरे भाई दोस्त, यानी कि यहाँ कितना हो गया 39 माइनस यहाँ 19, ठीक है, 39 में से 19 गया तो कितना बचा, यानी 2020, ठीक। यहाँ देखिए यहाँ 4040 में से 20 गया तो यहाँ कितना आ गया 2020, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, आइसोटोन्स हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। चले आगे, चलिए तो ये हुआ। अच्छा कुछ एग्जांपल्स और हैं, ये 3 एग्जांपल है, इसको भी बना लीजिए हैं। यानी यहाँ कितना होगा a माइनस यहाँ जेड, यहाँ भी निकाल लिए a माइनस जेड से, यहाँ कितना है 14 माइनस यहाँ 6, यानी कितना बचेगा 8, 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, 8 16 माइनस 8, यानी कितना बचेगा मेरे दोस्त। मजा आ रहा है पढ़ने में मजा आ रहा होगा जहां तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं पूरा सिंपल वे पढ़ा रहा हूँ यार, कोई टफ नहीं कर रहा हूँ, एकदम मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो टफ क्यों लगेगा यार। ए माइनस यहाँ क्या होगा जेड, यहाँ क्या होगा ए माइनस जेड, ठीक है, ये कितना हो गया 24 माइनस 12, ठीक है, यानी 20, यहाँ कितना हो जाएगा 12, यहाँ कितना हो जाएगा 23 माइनस 11, यहाँ कितना हो जाएगा ओ भैया ये कैसे हो गया, यानी 12, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ होता है, ये सभी जो डायरेक्ट आप लर्न कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं आप, ये सब क्या है आपका आइसोटोन्स है, ठीक है, ये सब आइसोटोनिक स्पेसिस है, ठीक है। तो इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए चले आगे, चलिए तो कुछ मुझे बातें हैं ये 1 2 3 और एक यहाँ 4, सारा को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, चलिए डिलीट हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है यहाँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, ठीक है, चलिए क्या पढ़ना है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। तो लिखेंगे
they are the atom comma molecules and ions which have same number of, है ना, same number same number of electron is called isoelectronic species. isoelectronic स्पीसीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक उसमें उसे मैं बोलता हूं अगर जो भी एटम हो या मॉलिक्यूल्स हो या फिर आयंस हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल कुछ के लिए आया हूं, तो यहाँ देखिए आपके पास यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इसका 11 होता है, लेकिन एक क्या किया है, किसी को दे दिया है। यहाँ क्या हुआ 9 होता है, लेकिन किसी से 1 ले लिया तो 10 हो गया। इसके पास भी 10, इसके पास भी 10। यहाँ भी क्या होता है 7 होता है, किसी से 3 ले लिया है तो टोटल मिला के 10 हो गया। तो यहाँ जो है सभी के पास कितना है 10 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ भी देखिए यहाँ भी 10 होता है, क्योंकि यहाँ 12 होता है तो 12 में से 2 किसी को दे दिया। यहाँ 13 होता है तो 3 किसी को दे दिया। तो इसमें भी देखो कार्बन, यहाँ देखो मॉलिक्यूल्स है, यहाँ कितना होता है, इसका कार्बन का 6 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन यहाँ कितना 4 है। तो 4 6 और 4 कितना हो गया 10, यानी यहाँ भी कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हो गया। ठीक है, यहाँ भी देखिए आपके पास 18 हो गया, कितना हो गया 18, क्योंकि क्लोरीन के पास 17 और 1 ले लिया तो 18 हो गया। यहाँ देखिए आपके पास 32 होता है। तो ये सभी क्या है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है आइसोइलेक्ट्रॉनिक। कभी कभी पूछता है ऑप्शन द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, तो आपको क्या करना, ऑप्शन देगा कौन कौन सा है इससे रिलेट करेगा, मतलब बोलेगा कि कौन सा इससे रिलेट कर रहा है, तो जो मिलेगा उसको आप टिक करेंगे। ठीक है, तो इसको आप पहले आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिए, चले आगे चलिए। अब क्या है देखिए, अब देखिए आइसोस्टर क्या है, तो लिखेंगे दे आर द molecules which have same number of atom, same number of atom होना चाहिए and number of electrons same, and same number of atom and number of electrons, ऐसे लिखो, number of electrons is called isostar। ठीक है, यहां देखिए नंबर ऑफ एटम्स देखिए इसमें कितना, नंबर ऑफ एटम 0 है, यहाँ भी कितना है नंबर ऑफ एटम्स, इसमें भी क्या है 0 है। ठीक है, ये इसका है। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला जाए कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेरे भाई यहाँ कितना होता है 6 और यहाँ कितना होता है 8, 8 2 जा 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ भी निकाल के देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ कितना होता है 7 2 जा 14 प्लस यहाँ 8, क्योंकि ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसीलिए 8 और 14 और 18 8 कितना होता है 22 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये थ्रू एग्जांपल। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा 0 2, यहाँ कितना हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स 0 2 हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितना हो जाएगा 20 20 और प्लस यहाँ 8, यानी कितना हो जाएगा 28 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो कितना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ 19 और प्लस 9, यानी टोटल मिला के कितना हुआ 28 इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो दोनों आपस में क्या होगा आइसोस्टर कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो इसको आप निकाल लेंगे, छोड़ दें आपके लिए, चलिए छोड़ ही देता हूँ। ठीक है, तो आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ये सभी आपका बातें कंप्लीट हुआ। चलिए ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए चलिए। अब हम लोग पढ़ेंगे ये बात थॉमसन मॉडल ऑफ एटम्स। 1898 में ये हमारे थॉमसन जी एक मॉडल दी, जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो गया
तो अपना कुछ मॉडल दिए, ठीक है, कि कहाँ कैसा किस प्रकार कहाँ रहता है, ठीक है। बाद में फिर क्या हो गया, प्रोटॉन का भी खोजा गया, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रहता है उसी के बारे में, कोई एटम में उसी के बारे में ये बताने लगे, ठीक है। तो चलिए यही थॉमसन जो था, लिखेंगे थॉमसन, भाई क्या मैं लिख रहा हूँ, देखो लिखूंगा लिखूंगा थॉमसन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु proposed who proposed थॉमसन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु proposed क्या, ये डिटेल्ड मॉडल ऑफ एन एटम, मतलब कोई एटम का डिटेल मॉडल दिया, ठीक है, यही फर्स्ट साइंटिस्ट है, ठीक है आपके पास। और उसके बाद यहां देखिए दिस, और आप चेंज करके दिस मॉडल ऑफ एन एटम इज known as प्लम पडिंग मॉडल। ये प्लम पडिंग मॉडल आपको स्क्रीन पर ज़रूर दिखेगा और मैच कीजिए आप। अच्छा उसके बाद क्या होता है रेजिन्स, देखिए रेजिन पडिंग मॉडल, पडिंग मॉडल, ठीक है, इसको भी आपको स्क्रीन पर जरूर दिखेगा, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा आप किस तरह से होता है इसको, ठीक है। एंड वाटर मेलन मॉडल, वाटर मेलन मॉडल, ये भी आपको स्क्रीन पर दिखेगा, तो आप इसके अनुसार से आप रिलेट कर सकते हैं कि थॉमसन किस प्रकार दिया, ठीक है। खैर अभी आगे जो मेन बात है वो लिखेंगे, ये इसका मतलब अपना मॉडल को आधारित दिया कि ये ऐसा दिखता है, जो कोई भी एटम होता है तो वाटर जिसका मेलन होता है, तो अभी लिखेंगे उसी के बात को। चलिए तो लिखने के लिए वो बताया कि वाटर मेलन या फिर पालम पडिंग या फिर रेजिंग पडिंग मॉडल कहेंगे, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट में नहीं, स्क्रीन पर जरूर आपको दिखेगा, ठीक है, तो ऊपर में दिखेगा, ठीक। चलिए इसको थोड़ा आगे हम चेंज, एक पेपर चेंज कर लेता हूँ, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए ना, चलिए अब देखेंगे थॉमसन लिखेंगे थॉमसन प्रपोज्ड दैट an atom consist of a यूनिफॉर्म स्फीयर, बोलता है कि यूनिफॉर्म स्फीयर है ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज which is distributed, कहां से मच्छर आ गया रे मेरे क्लासरूम में कुछ मच्छर घुस गए हैं चलिए इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन आर embedded इन इट, यानी आपको इस तरह से दिखेगा। देखिए ये आपका वाटरमेलन है, मैंने बनाया है, और वो बोल रहा है कि पूरा ये क्या होता है, देखिए, अच्छा रुकिए इसको मैं हटा ही देता हूँ यार, ये ये देखिए वाटरमेलन है रेड पार्ट,
मैं निकाला हूं, ठीक। और इसमें से कुछ सीड्स है, तो मैं सीड्स को भी छोटा छोटा ऐसे टाइप में बना लेता हूं। ये काला वाला क्या है, सीड्स। ठीक है, ये क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड है, इलेक्ट्रॉन इम्बेडेड है, ठीक है। ये क्या है, रेड पार्ट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली, पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिटिव है, ठीक है। ये क्या है आपका रेड पार्ट, ये क्या है रेड पार्ट, रेड पार्ट ऑफ वाटरमेलन। और ये क्या है आपका सीड्स है, इसका वाटरमेलन। ये क्या है, वाटरमेलन है। ठीक है, तो इस तरह से थॉमसन साहब ने बताया। सबका आपको जरूर ऊपर में स्क्रीन पर जरूर दिखेगा सबका ये सब मॉडल का, ठीक है। मैं रियली बना दिया, ये वाटरमेलन ही है, आप सब कुछ कर लें, 3D में है ना। इस तरह से आपका थॉमसन मॉडल कंप्लीट होता है। आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, चले आगे। इसका कुछ ड्रॉबैक है, ठीक है, उसको भी मैं देखता हूं, चलिए। इसका ड्रॉबैक्स, तो चलिए कुछ मैं लिख के लाया हूं, ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन मॉडल। कभी एग्जाम में पूछ देता है, आपके बोर्ड के में इंपॉर्टेंस है, ठीक है। चलिए, तो बोलता है कि एन इंपॉर्टेंस ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल, इस मॉडल का ड्रॉबैक है। ये बताया क्या, जैसे इलेक्ट्रॉन है, जिसे क्या करता है, सर्कुलर मोशन पे मूवमेंट करता है, लेकिन ये बताया क्या भैया, क्या है, स्टैटिक्स है ना, कि एक जगह इलेक्ट्रॉन सीढ़ी के जैसा है। तो वही बात है, कोई एन इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल is that the mass of the atoms is considered is evenly spread over that atoms। मतलब बोल रहा है कि मास जो है पूरा क्या है, पूरा एटम में फैला हुआ है। लेकिन बाद में आगे हम सिद्ध इसका गलत कर देंगे कि जो मास जो कोई भी एटम का, वो क्या होता है, एक सेंटर पार्ट होता है कोई भी एटम, है ना। चलिए, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया भाई। तो ये बताया गलत कि पूरा एटम में फैला नहीं रहता है। पॉइंट नंबर 2 क्या है, इट इज ए स्टैटिक्स मॉडल। ये तो बताया कि भाई मतलब वाटरमेलन में जिस तरह से एक सीड्स होता है वो तो हमेशा फिक्स रहता है कि वहीं का वहीं रहेगा, वो तो मूवमेंट नहीं करता है। लेकिन ये बोल रहा है कि ये स्टैटिक्स मॉडल दिया, लेकिन बाद में हुआ कि भैया वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, चारों तरफ मूवमेंट करता है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इसी क्लास में। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कुछ नहीं होता। ये तो बता, ये यहाँ बताया ही कुछ नहीं, मतलब ये फिक्स होता है, ऐसा बोला। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स, ये तो बातें इंपॉर्टेंट ही है कि भैया स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में ही कुछ बताया ही नहीं। तो इसका ड्रॉबैक था, किसका था, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम्स का, ठीक है। चले आगे, चलिए। ये है, तो इस सबको हम डिलीट कर लेता हूं, 1 2 3 4, ठीक है, तो डिलीट कर लेता हूं। चलिए, अभी हम लोग को पढ़ना है, कैलकुलेशन कहां से आ गया, थॉमसन मॉडल। क्या पढ़ना है, ड्रॉबैक। अब पढ़ना है हम लोग को रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, इसका कुछ बातें इंपॉर्टेंस है, उसके बाद हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए, तो लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट आपका देखिए इंपॉर्टेंस है, रेडियम एंड पोलेनियम वाज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। मैं बता रहा हूं कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है। अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। चलिए अल्फा पार्टिकल्स के बारे में जान लेते हैं। अल्फा पार्टिकल्स होता है, लिखेंगे डबली आयोनाइज्ड, डबली आयोनाइज्ड हीलियम, हीलियम 2 पॉजिटिव, ठीक है। डबली आयोनाइज मतलब हीलियम 2 पॉजिटिव, इसको क्या लिखेंगे, डबली आयोनाइज पार्टिकल्स इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल्स। यानी हीलियम का 2 पॉजिटिव को ही क्या करता हूं, अल्फा पार्टिकल्स करता हूं, ठीक है। ये कहां से होता है, रेडियम और पोलेनियम से आप
यूज कर सकते हैं, अल्फा पार्टिकल्स वहां से निकलता है, ठीक है। तो दिक्कत, अरे अपने आप इमिट करता है यार, है ना। चलिए ये हो गया। अब दूसरा जो इसका स्पीड्स जो है, देखिए दे आर, ब्रैकेट में लिखेंगे विथ अ स्पीड ऑफ, विथ अ स्पीड अराउंड विथ, दे आर विथ अ स्पीड अराउंड 16,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है भाई, एक सेकंड में 16,000 किलोमीटर चल जाता है। कौन सा अल्फा पार्टिकल्स? वर बॉम्बार्डेड, बार डेड विथ, विथ ये थिन, विथ ये थिन गोल्ड, गोल्ड फॉइल, इसका जो होगा फॉइल, इसका हो जाएगा 100, नहीं 100 नहीं, 10⁻⁻⁴ mm, मतलब इसका थिकनेस होगा बहुत पतला, ठीक है। इसी का मेटल का क्यों लिया, क्योंकि गोल्ड मेटल का मैं आसानी पूर्वक से उसको क्या करता हूँ, छोटा पतला कर सकता हूँ, इसको मिलिएबल कर सकता हूँ, ठीक है, चादर के रूप में बना सकता हूँ, इसीलिए गोल्ड फॉइल ही लिया, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हैं 100 नैनोमीटर। मतलब क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स है उस थिन फॉइल के साथ बम्बार्डेड करने लगा इतना स्पीड से। साथ देखते हैं आगे पता चलेगा एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। मैं एक्सपेरिमेंट अभी तुरंत करूंगा। चलिए ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट होगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, चले चलिए। थर्ड जो पॉइंट है, टू डिटेक्ट द पोजिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, टू डिटेक्ट द पोजिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, जिंक सल्फाइड, screen was fitted when alpha particles strike strikes with thin gold foil, thin gold foil, ठीक है। थिन गोल्ड फॉइल से टकराएगा, ठीक है। ये ब्राइट स्पॉट्स, ये ब्राइट स्पॉट वाज ऑब्जर्व होता है, ठीक है। जब क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स थिन गोल्ड, नहीं, स्ट्राइक विथ जिंक सल्फाइड, यहां लिखिए स्ट्राइक विथ जिंक सल्फाइड, गोल्ड फॉइल ऐसे, स्ट्राइक विथ गोल्ड फॉइल ही रहने दीजिए, गोल्ड फॉइल एंड also a strike, also a strike with, यहां पर लिख लेंगे with, नहीं लिखेंगे यहां के स्ट्राइक विथ गोल्ड फाइल, मतलब यहां डायरेक्ट लिख दीजिए भैया, मत लिखिए स्ट्राइक विथ जिंक सल्फाइड, स्ट्राइक विथ जिंक सल्फाइड ए ब्राइट स्पॉट वाज एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। इसको आप नोट पॉइंट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसका डायग्राम हम कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ उसका डायग्राम बनाएंगे, चलिए। अब मेरे पास यहाँ देखिए, पहले क्यूब हम लोग यहाँ बनाएंगे, इसका कैसे सेटअप था वो देखिए भाई। ऐसे इसको नहीं लिख, इसको था कैसे हो रहा है,
यहां देखिए ये क्यू है, ये मैंने एक बॉक्स बना रहा हूं, क्या कर रहा हूं, बॉक्स। ये बॉक्स मैं इसीलिए बना रहा हूं ताकि क्या होगा, यहां होल है, यहां क्या है, होल है। ये लेड बॉक्स है, इसका नाम होगा लेड बॉक्स, LEAD, लेड बॉक्स। यहां क्या है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है, क्या है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल किसको कहता हूं, डबली आयोनाइज्ड, आयोनाइज्ड हीलियम 2 पॉजिटिव को ही बोलता हूं अल्फा पार्टिकल्स। सही है आपका अल्फा पार्टिकल्स। इसके अंदर में इसलिए रखा जा रहा है ना, क्योंकि ये इमिट करेगा तो किसी को भी क्या होगा, ये बहुत हार्मफुल होता है, ये किसी का जान भी ले सकता है, ठीक है, इसीलिए इसको लेड बॉक्स में रखा जा रहा है। और यहां से क्या होगा आपका, इधर से जाएगा, निकलेगा अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। और मैं यहां रख दूंगा स्प्लिट रिंग, थोड़ा सा कुछ प्लेट लगा के यहां रख दूंगा। ये क्या है, लेड प्लेट है। लेड प्लेट इसीलिए क्योंकि ताकि इधर से उधर कहीं भागे नहीं, इसका सीधा से जाए, इसीलिए रखा गया क्योंकि ये बहुत ज्यादा मतलब हार्मफुल है। ये जो अल्फा पार्टिकल जा रहा है, ये क्या है, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, इसमें से अल्फा पार्टिकल्स जा रहा है, ये क्या है, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। ये क्या है, अल्फा पार्टिकल्स जाएगा। अब यहां कुछ मैंने स्क्रीन लगा के रखा है, जिंक सल्फाइड का स्क्रीन, फटाफट बड़ा सा ऐसे, ठीक है। यहाँ क्या है, बड़ा सा स्क्रीन हुआ जिसका नाम है जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मैं छोटा कर लेता हूं, इधर लिखना है कुछ कुछ। तो ये आपका क्या है, जिंक सल्फाइड है, क्या है, जिंक सल्फाइड। मैंने यहां रखा हूं गोल्ड फॉइल, क्या रखा हूं, गोल्ड फॉइल। चलो मैं यहां लिख देता हूं गोल्ड का फॉइल, ऐसा। थोड़ा सा देखो, ये आपका गोल्ड फॉइल है, ये इसे आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा। और यहाँ है आपका न्यूक्लियस। मान लो कि न्यूक्लियस में मतलब यहाँ क्या पता चला इस एक्सपेरिमेंट से, इधर से आ रहा है अल्फा पार्टिकल्स, और यहाँ तक, यहाँ बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, स्ट्राइक करके यहाँ, यहाँ मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक है। और कुछ कुछ यहाँ जो है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स इधर जाके यहाँ डेविएशन होकर कुछ यहाँ जल रहा था, ज्यादा नहीं बहुत कम, इस तरह से डेविएट होके गया। तो उसके दिमाग में पता चला कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, किसके, रदरफोर्ड। मैं इसको क्या करता हूं, आपका एनसीईआरटी बुक पे दिया हुआ, उसको खोलिए और देखिए जाके, यहाँ इसको जूम करके मैं दिखाता हूं, ठीक है। तो इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या है, लेड बॉक्स है, लेड बॉक्स इसीलिए रखा गया क्योंकि अल्फा पार्टिकल इधर उधर ना भागे, इसीलिए यहाँ लेड प्लेट रखा गया है। एक नहीं बहुत सारा प्लेट रखा होगा, है ना। ये सेटअप है एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में। यहाँ क्या है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है, ये डब्ल्यू आयोनाइज्ड हीलियम पार्टिकल्स यहाँ से जा रहा है। ये क्या है, गोल्ड फॉइल है, क्या है, गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल। और ये जो है आपका कितना है, इसका जो रखा हुआ 100 नैनोमीटर में रखा गया, बहुत पतला रखा है। गोल्ड फॉइल इसीलिए यूज किया तो ताकि उसका क्या है, उसको हम बहुत पतला कर सके, इसीलिए मैंने गोल्ड फॉइल यहाँ लिया है। और कुछ जो है सो यहाँ कुछ सम अल्फा पार्टिकल्स आर डेविएटेड, यहाँ लिखेंगे सम अल्फा पार्टिकल्स आर डेविएटेड। यहाँ क्या हो गया, सम अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड हो गया। इस तरह से आपका
अल्फा पार्टिकल्स आ रहा है कि नहीं, इस तरह सारा यहाँ डेविएट हो रहा है। ये लेड बॉक्स इसीलिए, लेड प्लेट इसीलिए रखा गया ताकि इधर उधर ना जाए। अदरवाइज किसी का एक साइंटिस्ट, बहुत बड़े साइंटिस्ट है, उनका इसी के कारण से मृत्यु हो चुका था, मतलब उसका डेड हो चुका था। तो इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को बहुत ही बारीकी से किया जाता है। तो ये आपको सेटअप अच्छी तरह से समझ में आ गया। अभी मैं इसको बताऊंगा, इसको जूम आउट करके कि कैसे किस तरह से डेविएशन शो किया। ठीक है, चलिए आपका एनसीईआरटी में दिया है, अभी ये जब चल रहा है तो उसमें स्क्रीन पर चलेगा। ठीक है, आप देखिए, उसको इमेजिन कीजिए। ठीक है, चलिए मैं इसको फिगर में जो बना रहा हूं ये आपको जरूर दिखेगा। हाँ, मैं बड़ा बड़ा बना ले रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है? समझिए, एक यहाँ आपका एटम्स है, एक समझिए यहाँ एटम्स है, एक यहाँ एटम्स है, एक यहाँ एटम्स है, यहाँ एटम्स है। ये आपका क्या है, हाँ ऐसे मैंने नॉर्मली बना लिया हूं। ठीक है, ताकि ये मैं वही जूम जूम आउट किया हूं। ठीक है, इसको चलिए ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। मैं देखो इसको चाहता तो मैं फिगर बना के लाता, लेकिन नहीं लाया, क्योंकि ताकि आपको बहुत फाइन में आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, यहां से क्या आएगा, अल्फा पार्टिकल्स, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जाएगा। अच्छा, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा, ताकि आपको बहुत बेहतरीन समझ में आ सके। मैं इसको थोड़ा सा छोटा ही कर लेता हूँ। ये देखिए, ये आपका छोटा हो गया। ठीक है, इसको ताकि समझ में आ जाए। चलिए यहां से मैं करता हूँ। ये क्या है, बीम्स ऑफ लाइट है। यहां जो कुछ लिखूंगा वो क्या होगा, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, अब आइए, चलिए यहां से क्या आएगा, इधर से जाएगा आपके पास पूरा। ये अल्फा पार्टिकल्स है। अच्छा, इसको मैं यूज नहीं करता हूँ, दूसरा को यूज करता हूँ। ये इसको हटा लेता हूँ, मैं दूसरा को यूज कर लेता हूँ। इस तरह से अल्फा पार्टिकल सबका जाएगा, इस तरह से रनिंग में जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, भागेगा। ठीक है, यहां से जाएगा, इधर से देखिए, इधर से पूरा सीधा, इसीलिए क्या हो गया, ये सफा गया है, मतलब यहां से जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, इसको मैं यूज नहीं करता हूँ, दूसरा यूज करता हूँ, देखो ताकि आपको समझ में आ जाए पूरा बढ़िया तरह से। यहां से जाएगा, ऐसे जाएगा और डेविएट हो जाएगा, ऐसे ऐसे भाग जाएगा। देखिए ऐसे भाग जाएगा। अब किधर भागेगा कोई पता नहीं रहेगा। ठीक है, हो सकता है कि इधर से जाए और उसमें जाके टकरा जाए, मतलब हो सके तो इधर से जाएगा, नहीं इसको हटा लेता हूँ, यहां मैं इसको लेता हूं। मान लो ये गया, हो सकता है कि इसी में क्या होगा, टर्न बैक हो जाएगा, ऐसे जाएगा और एक ऐसे ही आ जाएगा। समझते हैं, अगर कहीं 180 में गया तो इधर से जाएगा, इधर से आएगा। अगर मान लो कि ऐसे गया, ऐसे, अच्छा यहाँ इसको भी लेता हूँ, मेरे को इसको दिखाता हूँ। ये देखिए, जाके सपोज दैट ऐसे गया, ऐसे गया, तो क्या हो सकता है, ऐसे भाग सकता है, ऐसे भाग सकता है, ऐसे भाग सकता है, ऐसे भाग सकता है, जैसे भी जाएगा ऐसे भागेगा। मतलब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कैसे जाएगा। अगर मान लो इधर से गया तो सीधा पास हो जाएगा, लेकिन नहीं, मैं यही बताना चाहता हूँ, ये बीम ऑफ अल्फा रेज है, इसको मैंने बहुत जूम आउट किया हूँ। अगर कुछ अल्फा पार्टिकल्स होगा
वो क्या होगा, पास हो जाएगा। अगर इस पे जाएगा, इस पे टकराएगा तो क्या होगा, ऐसे। तब पता चला कि मेरे भाई अल्फा पार्टिकल्स क्या है, आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ जरूर कुछ ना कुछ रहा होगा जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसीलिए अल्फा रे इधर से इधर डेविएट हो रहा है, उसके दिमाग में चलने लगा। किसका, रदरफोर्ड का। तो बोला कि यहाँ क्या होगा, जरूर यहाँ कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स यहाँ जरूर यहाँ इम्बेडेड है, और यहाँ जो एटम्स है उसके बीच में पूरा खाली ही खाली है। तो इस तरह से इसका एक्सपेरिमेंट पूरा सेटअप हुआ रदरफोर्ड का। आपको थोड़ा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ताकि, है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, चलिए, ये है आपका इधर से कंप्लीट। आगे क्या है देखते हैं। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब आइए इसका ऑब्जर्वेशंस। इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है यार, तो इसको देखिए। चलिए, ऑब्जर्वेशन 1 क्या होगा, ठीक है। या वेरी फ्यू लिखेंगे, फ्यू ऑफ, ए फ्यू ऑफ, या फ्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स नियरली 99.9% went a straight line। क्या हो गया, a straight line, मतलब स्ट्रेट लाइन में गया, विदाउट देखिए मेरे जल रहा है, क्या जल रहा है, हाँ जल रहा है यार, क्योंकि कल मैंने वीडियो बनाया 1 घंटा का, मेरे बर्बाद हो गया यार, इसीलिए इसको देखना पड़ता है। बहुत प्रॉब्लम होता है यार। 1 घंटा का वीडियो मैंने उसके पीछे 2 घंटा मेहनत किया, लेकिन क्या हो गया, सब पानी में चला गया। अब वीडियो तो बना, लेकिन ये क्या हो गया, आवाज ही नहीं आया। क्यों, क्योंकि ये चार्ज ही नहीं था। इसीलिए मैंने आज पूरा फुल चार्ज करके एक लंबा सा वीडियो मैं बना दिया। चलिए, a few of alpha particles nearly 99.9% went a straight line without any deflection, without any deflection। मतलब कुछ डिफ्लेक्शन नहीं किया, सारा का सारा क्या हो गया, पास हो गया। ठीक है, ये एनसीईआरटी में एकदम पूरा हूबहू लिखा हुआ है लाइंस। ठीक है, उसको जरूर देखिए। ठीक, दूसरा जो एग्जांपल है आपके पास, दूसरा जो इसका ऑब्जर्वेशन हुआ, क्या हुआ, या फ्यू, वेरी फ्यू लिखेंगे, या वेरी फ्यू, अरे भाई क्या मैं लिख रहा हूं, या वेरी फ्यू ऑफ देम गॉट डिफ्लेक्टेड वेरी स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल एंगल, मतलब कोई बहुत कम एंगल में जाके क्या होगा, डिफ्लेक्टेड हुआ। ठीक है, गॉट डिफ्लेक्टेड मतलब बहुत कम हुआ, बहुत कम एंगल से क्या हो गया, डिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो हो गया आपके पास है, क्या हो गया, ए फ्यू, या फ्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, only one in 2000 go back, go back, that is were that is were। ठीक है, मतलब उसमें से क्या हुआ, 2000 में से एक जो क्या होगा, वो बैक हो गया। ठीक है, दैट इज वर डिफ्लेक्टेड नियरली नियरली 180 डिग्री, मतलब 2000 में से एक इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब एक अल्फा पार्टिकल्स का हो गया, वो बैक हो गया। ठीक है, तो ये बातें हैं, इसका ऑब्जर्वेशन है, किसका, रदरफोर्ड का। ठीक है, चलिए आगे, इसका कुछ कंक्लूजन है उसको भी देख लेता हूं। चलिए, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए आगे। चलिए, कंक्लूजन देखिए क्या है, मैं लिख के लाया हूं, क्योंकि बहुत लंबा चल जाता है, आपको देखने में दिक्कत होता है, कुछ कुछ लिख के जरूर आना चाहिए।
तो कंक्लूजन है कि क्या, सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट एंड थ्रू द मेटल्स coil and undeflected, it means there must be very large impurity within the atoms। बोल रहा है कि सारा का सारा अल्फा पार्टिकल जो है सो पास हो गया, कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो किया, ठीक है। इट मींस इसका मतलब हुआ कि वेरी जो लार्ज इम्पर्टी स्पेस विद इन द एटम्स, मतलब एटम के बीच में बहुत सारा लार्ज स्पेस है, ठीक है। वही बता रहा है कि भैया इस तरह से पास हो गया, ठीक है, इस तरह से पास हो गया, 1 2, इस तरह से बहुत सारा पास हो गया, अल्फा पार्टिकल्स पास हो गया। इससे पता चलता है कि इसमें बहुत सारा इम्पर्टी कुछ ना कुछ पक्का है। इस तरह से पास हो गया, इस तरह से। और कुछ अल्फा पार्टिकल हो गया, क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। जैसे आप यहां देख सकते हैं ऐसे करके, और गो बैक हुआ, ऐसे, ऐसे, तो इस तरह से हुआ, कुछ डिफ्लेक्शन शो किया, है ना। तो चलिए एग्जांपल और भी लेता हूं इसका। चलिए ये निकली, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए, चला आगे, चलिए। चलिए दूसरा कंक्लूजन क्या है, कैलकुलेशन बाय रदरफोर्ड एंड शो दैट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल। अगर कहीं कैलकुलेशन वो निकाला कि वॉल्यूम जो न्यूक्लियस है, जिसका न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है ना, न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है, स्मॉल है, इज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम्स। एटम्स का जो वॉल्यूम है और न्यूक्लियस का वॉल्यूम है, यानी जिसे देखिए आपके पास यहाँ क्या है, ये आपके पास एटम्स है और ये आपके पास न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, ये नहीं आएगा, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है, बहुत छोटा है, और ये जो है आपका एटम्स बहुत बड़ा है। जो बताया गया है कि द रेडियस ऑफ द एटम्स इज अबाउट 10 टू द पावर 10 माइनस 10, वाइल न्यूक्लियस का जो होता है 10 टू द पावर माइनस 15। मतलब इसका जो न्यूक्लियस का रेडियस है ना, यानी रेडियस बताया जा रहा है, ये 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर है, और इसका जो एटम्स का है वो 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर है। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में पूरा हूबहू लिखा हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है। चलिए ये दूसरा नंबर है। तीसरा नंबर है, ये देखो, तीसरा बोलता है कि व्हेन अल्फा पार्टिकल्स कम क्लोजर टू द पॉइंट्स दे सफर ए फोर्स ऑफ रिपल्सन एंड डेविएटेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। अगर मान लो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है यार, तो कि पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या है, अपना ये अल्फा पार्टिकल्स है, ये क्या है, अल्फा पार्टिकल्स है, ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है। तो ये क्या करेगा, इसके साथ क्या करेगा, अपना सेम चार्ज रिपेल करता है, ऐसे करके डेविएट कर जाएगा, क्या कर जाएगा, डेविएट कर जाएगा। व्हेन अल्फा पार्टिकल्स कम क्लोजर टू दिस पॉइंट दे सफर या फोर्स ऑफ रिपल्सन एंड डेविएशन फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। बात समझ में आया। तो ये है आपका कंक्लूजन नंबर 3 रदरफोर्ड का, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। चलिए ये देखिए, तो ये तो हो चुका है, थर्ड फोर्थ पॉइंट, ये देखिए फोर्थ पॉइंट, या वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर डेविएटेड बाय लार्ज एंगल, लार्ज एंगल के द्वारा क्या हो गया, डेविएटेड हो गया और रिटर्न बैक फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ, ठीक है। ये ओरिजिनल पाथ से बैक हो गया, ओरिजिनल पाथ से बहुत कम हो गया, रेयर है, इंडिकेटिंग दैट द न्यूक्लियस इज रिजिड। मतलब इससे पता चल रहा है कि भैया मतलब ये बैक होने का कारण है कि न्यूक्लियस क्या होगा, रिजिड होगा। एंड अल्फा पार्टिकल्स रिकॉइल ड्यू टू डायरेक्ट कोलिजन विद हैवी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मास। मतलब वो क्या हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है, दैट मींस रिकॉल हो जा रहा है, मतलब पीछे की ओर आ जा रहा है, दैट मींस ये क्या हुआ, रिजिड है। तो ये आपका कंक्लूजन है, ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए उसको भी लिख ही देता हूँ, लेकिन पेज खत्म हो चुका है तो इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ सारा को। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आपका 9, ठीक है। सारा को डिलीट करता हूँ। अच्छा कितना, ये भी डिलीट करता हूँ यार।
रिजेक्ट हो गया। चलिए अब मेरे पास बचा, अब आइए हेडिंग दीजिए, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो अपना रदरफोर्ड कुछ मॉडल दिया, चलिए चलिए रदरफोर्ड कुछ एटॉमिक मॉडल उसके बारे में देखते हैं। तो लिखेंगे ऑन द above observations and calculation। ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन से कुछ बातें पॉइंट है इसका इंपॉर्टेंस। तो लिखेंगे द पॉजिटिव चार्ज दिया, जब पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसका कुछ मॉडल दिया, भाई ऐसा नहीं, थॉमस ने क्या दिया था, थॉमसन ने अलग दिया था। तो लिखेंगे द पॉजिटिव चार्ज या फिर मास ऑफ एटम, पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम्स वर densely concentrated, mass of atoms were concentrated densely concentrated and densely concentrated in extremely a small region, a small region is called nucleus। तो भैया बोल रहे हैं हमारे रदरफोर्ड जी कि जो पॉजिटिव चार्ज या मास ऑफ एटम है वह डेंसली कंसंट्रेटेड, बहुत छोटा कंसंट्रेटेड है, इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन्स इज कॉल्ड न्यूक्लियस, उसको क्या कहा, न्यूक्लियस कहा। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा ये अपना क्या मॉडल में दिए, ये बोले लिखेंगे न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन क्या, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है, लेकिन कलेक्टिवली इज नॉन एज, इसको क्या कहेंगे, कलेक्टिवली इज नॉन एज न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में आपके बोर्ड्स में पूछा जाता है, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, तो न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, जहां न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होता है उसको क्या कहता हूं, साइंस की भाषा में न्यूक्लियॉन्स कहता हूं, सी है ये, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा इसको फिर से इरेज करके यहाँ मैं गलती, यहाँ सी और यहाँ एल, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, ये दूसरा बात हो गया। तीसरा पॉइंट चलिए लिखते हैं, तीसरा जो बातें हैं क्या है, तीसरा न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सराउंडेड बाय एंड डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स, लिखेंगे डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स इज, लिखेंगे डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स इज मूविंग विथ हाई स्पीड
मूविंग विथ हाई स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ, इन ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ, ठीक है, सर्कुलर पाथ। दिस पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। बोल रहा है भैया कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चारों तरफ घूमता है और पूरा हाई स्पीड के साथ, उस पाथ को मैंने क्या कहा, ऑर्बिट कहा था। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, दैट इलेक्ट्रॉन्स इज मूविंग विथ हाई स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ एंड दिस पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। समझ में आ गया? चलिए फोर्थ पॉइंट देखिए, समझ में आ रहा है मेरे भाई? चलिए समझ में आ रहा होगा तो जरूर कुछ कहिए, ठीक है? नहीं चाहिए पढ़ाइए। आज मैं सोचा था कि इसको कंप्लीट कर लूंगा और दुर्भाग्यवश ये कंप्लीट हो चुका है। हाँ कुछ बचा हुआ है, ये इसको कंप्लीट कर दूंगा। अभी अदर ये बचा हुआ है अदर फॉर एटॉमिक मॉडल, इसका ड्रॉबैक पढ़ेंगे। क्या करेंगे? ड्रॉबैक भी इसी में कवर कर लेंगे, ठीक है? चलिए फिर पॉइंट बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस are held together, held electron and nucleus are held together by electrostatic force of attraction, electrostatic force of by electrostatic force of attraction। दोनों आपस में क्या हुआ, दोनों आपस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, आपस में होल्ड किया रहता है, ठीक है? कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आगे जाके पढ़ेंगे पूरा डिटेल्स में, ठीक है? फोर्थ पॉइंट है क्या, यहां देखिए फिफ्थ पॉइंट, द रेडियस ऑफ एटम इज 10 to the power 5 times larger than radius of nucleus, ठीक है? यानी 10 to the power 5 टाइम्स ज्यादा होता है, ठीक है? और जो फिफ्थ सिक्स्थ पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं लिख रहा हूं। चलिए इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए फिफ्थ सिक्स्थ पॉइंट ये है, द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, the radius of nucleus is directly proportional to the cube root of atomic mass of that element, that atom, ठीक है? यानी क्या समझ में आया? यानी रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास, क्यूब रूट ऑफ एटॉमिक मास, यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऐसे, और इसके रूट और यहां लिख सकते हैं, ठीक है? क्यूब रूट, यानी यहां से आर निकालेंगे, आर तो यहां एक कांस्टेंट आएगा, आर नॉट आएगा, ठीक है? ये क्या है आपका? ए होगा, इसको 1/3 भी लिख सकते हैं। ये आप इंपॉर्टेंस है, ठीक है? ये क्या है? इंपॉर्टेंस। वेयर जहां की क्या है आपके पास यार, आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है। आर नॉट का जो वैल्यू होता है उसका फिक्स होता है, ध्यान रखेंगे 1.13 इंटू 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर होता है, ठीक है? इस पे एक क्वेश्चन मैं लूंगा, ठीक है? अभी लेता हूं, ठीक है? और आपके पास ये है, और ये क्या है?
एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास। ठीक है, चलिए इसका पहले बातें पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इसका मैं एक क्वेश्चन लूंगा इसमें। ठीक है, चलिए ठीक है, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चले, चलिए बस क्वेश्चंस कहाँ है, क्वेश्चंस मेरे पास यहाँ है। चलिए क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट रेडियस ऑफ निकेल 28 और इसका मास नंबर 64 ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस का रेडियस निकालना है। तो लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट, लोग जानते हैं, क्या जानते हैं यार, आर इज इक्वल टू आर नॉट और यहाँ ए 1/3, अभी मैंने पढ़ा। ठीक है, तो आर का वैल्यू को पता है, रेडियस निकालना है, आर का वैल्यू 1.13 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर होता है, मल्टीप्लाई बाय ए कितना हो जाएगा, यहाँ देखो मास नंबर कितना है 64, 64 के पावर 1/3, यानी 1/3 मतलब क्या हुआ, आर इज इक्वल टू 1.13 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर, और इसको लिख सकते हैं 64 और इसके पास रूट, ऐसे करके लिखूंगा, यहाँ सेंटीमीटर और यहाँ 64 और यहाँ √3 यानी कितना हो गया, आर इज इक्वल टू अगर लिखूं 1.13 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर, और यहाँ हो गया मेरे भाई एक बक्सा के अंदर में, अगर यहाँ 3 लिखा हुआ मतलब 3 टाइम्स में 1 निकलेगा। ठीक है, यानी 4 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, यानी 4 को 1 निकालेंगे। ठीक है, यानी आर इज इक्वल टू 1.13 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, आर इज इक्वल टू आएगा, यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, 1 हैंड, 4 4 1 जा 4 और 1 5, और यहाँ 4.52 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर, ये रहा आपका छोटा सा रिजल्ट। इस तरह से आप रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, ये आपका मास नंबर है। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। चले आगे, चलिए चले, चलिए अब हम लोग करेंगे इसका 7th पॉइंट। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंस पॉइंट है इसीलिए मैं लिखा हूं लंबा थोड़ा। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है इन ये सर्कुलर ऑर्बिट्स, मतलब सर्कुलर ऑर्बिट में मूवमेंट करता है विथ ए हाई स्पीड। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स इज बीइंग काउंटर बैलेंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मतलब इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका जो बातें हैं वो मैं आगे जाके बताऊंगा, अभी यहाँ समझ में नहीं आएगा। चलिए इसमें नहीं लिए हैं तो कुछ नहीं, इसको देखिए, यहां मुझे समझिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स होता है, अरे भाई क्या ले लिया, क्या थाला आ गया, थाला यहां देखो, इससे नहीं लेना चाहिए, यहां इसका लेता हूं। यहां मान लो कि ये आपका एटम्स है, ठीक है, ये है, और फिर एक यहाँ देखिए आपका ऐसा है, और आपके पास यहाँ सेंटर है, आपके पास यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट किया। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करता है तो एक बाहर की ओर कोई भी चीज घुमाते हैं, ऐसे करके घुमाते हैं तो कहाँ जाता है, बाहर की ओर लगता है, बाहर की ओर फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फ्यूगल फोर्स। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। और यहाँ देखो ये क्या होता है, आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, ये इधर की ओर लगेगा, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको दोनों आपस में काउंटर बैलेंस होता है, एक इधर की ओर लगता है, एक इधर, दोनों आपस में काउंटर बैलेंस, वही मैं बात यहाँ लिखा हुआ था, देखो यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या बोलता है, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द रिवॉल्विंग इज बीइंग काउंटर बैलेंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। समझ में, यही हो गया। चलिए ये हो गया, ठीक है, ये पता चला गया। चलिए अब इसका क्या फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला होता है ना, यहाँ क्या होता है, के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, जो आपको क्लास 12th में ये बात पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल जान लीजिए कि के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर होता है, ये रेडियस बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ आर वही है। ठीक है, अब दोनों आपस में इक्वल होता है, मैं फिर से इसको बना लूं, चलो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए ले लीजिए, रुकिए कहाँ है, यहाँ ले लिए, चला आगे ले लीजिए, ले लिए। अब यहाँ देखिए बात समझिए,
यहाँ आपके पास क्या था, प्रोटॉन्स था, यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आपके पास मूवमेंट कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ आपके पास इलेक्ट्रॉन था, एक इधर फोर्स लगा था और एक इधर फोर्स लगा था, जिसका नाम Fp था, और इसका क्या था, कूलम्ब, मतलब mv स्क्वायर आ रहा था, mv स्क्वायर बाई आर, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी क्या था, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यहाँ देखो इसका प्रोटॉन्स, इसका जो होता है ना वैल्यू, मैं बोलता हूँ कि यहाँ जो एटॉमिक नंबर होगा जेड इलेक्ट्रॉन्स होगा, यानी प्लस जेड इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, ठीक है, जेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ क्या आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल, इसको थोड़ा सा मैं उधर कर लेता हूँ, सेंट्रीफ्यूगल फ्यूगल फोर्स, तो सेंट्री क्या होगा, के Q1 इंटू Q2 बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, एम भी स्क्वायर बाई आर होगा। यहाँ चार्ज क्या है, जेड इलेक्ट्रॉन्स, यानी के जेड इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ क्या है, एक आपका इलेक्ट्रॉन्स होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, यहाँ एम भी स्क्वायर बाई आर, यहाँ क्या आएगा, के जेड ई स्क्वायर, और आर से आर घर से फरार, एक आर कट जाएगा, बचेगा कितना, आर, आर से आर घर से फरार, यानी क्या होगा, एम भी स्क्वायर। इसको आप ध्यान रखेंगे, कभी बाद में यूज करेंगे जब हम पढ़ेंगे बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे तब, ठीक है। तब तक के लिए ये आपका कंप्लीट होता है बोर नहीं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स भी बहुत एग्जाम बोर्ड में एकदम न जाने कितने बार पूछा गया होगा, ठीक है, बहुत बार पूछा है, ठीक है। तो चलिए आपके पास पढ़ता हूं ड्रॉबैक्स, तो लिखिए ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मजा से पढ़िए, ये एग्जाम में एकदम 100% गारंटी है, बीबीआई आने का तैयार है, आपके एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। देखो दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन, ये थ्योरी जो है कुड नॉट एक्सप्लेन करता है स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स, एटम के स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताता है, ठीक है। इसका थ्योरी जो है स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताता है, जो आगे नील बोर ने बताया था किस तरह से। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, क्यों नहीं है स्टेबिलिटी बताता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रॉन लूजेज एनर्जी कंटिन्यूअस, बोल रहा है कि मैक्सवेल बता रहा था कि कोई भी बॉडी अगर कहीं मान लो कि सर्कुलर मोशन में अधिक करता है तो वो क्या करता है, एनर्जी को इमिट करता है, क्या करता है, एनर्जी को इमिट करता है। वही बोल रहा है कि अगर मैक्सवेल बोल रहा है कि भैया कि कोई भी, मैक्सवेल ये बताया है कि मैक्सवेल इलेक्ट्रॉन लूजेज एनर्जी कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के रूप में इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। एज ए रिजल्ट दिस इलेक्ट्रॉन्स एंड लूजेज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूजेज करेगा एनर्जी एट एवरी टर्न, मतलब एक बार घूमेगा तो कुछ एनर्जी इमिट करेगा, एक बार घूमेगा एनर्जी इमिट करेगा, एक बार घूमेगा एनर्जी इमिट करेगा, ठीक है। एवरी टर्न मूव क्लोजर एंड क्लोजर, उसका क्लोजर आते जाएगा और उसका न्यूक्लियस के स्पाइरल पाथ ले लेगा और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, देखिए इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लिए, चले चलिए स्पाइरल पाथ हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ बोलते हैं रिजल्ट विल बी दैट इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस, अब क्या होगा, एक न्यूक्लियस में गिर जाएगा, एंड देयर बाय मेकिंग द इलेक्ट्रॉन्स अनस्टेबल, एटम्स क्या होगा, देयर बाय मेकिंग द एटम्स अनस्टेबल, एटम क्या होगा, स्टेबल। देखिए ये क्या होता है, अगर कोई सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो यह इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपका एनर्जी रिलीज करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, एनर्जी करते 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 यहाँ न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और जाके बाद में क्या होगा, अनस्टेबल होगा। वही मैं यहाँ भी फिगर में वही बताया गया। तो ये आपका फर्स्ट नंबर है। फर्स्ट सेकंड पॉइंट देखिए, मैं बता रहा हूँ सेकंड पॉइंट क्या लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, नहीं लिखा हूँ, चलिए ये लिखता हूँ सेकंड पॉइंट, इट कुड नॉट explain the stability of इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन के स्टेबिलिटी के बारे में ये नहीं बता पाए थे, ये ध्यान में रखेंगे। थर्ड पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि इट कुड नॉट, वही बात मैं बार बार लिख रहा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, मैंने पीछे लिखा हूं उसको फिर से लिख देंगे आप, ठीक है, ऑफ एटम, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आज का लेक्चर यही कंप्लीट करता हूं, और आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही आपका लेक्चर डन होता है, कंप्लीट होता है। बहुत बड़ा लेक्चर बन चुका है, इसको आप बहुत अच्छा तरह से देखिए, और आपको पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, ठीक है।
अगर नहीं पसंद आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।